Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Vivarium जो कि आई थी 2019 में। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है जो कि एक एलियन स्पीशीज़ को दर्शाएगी और इसी के साथ इस मूवी के एंड में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा जो कि इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा खास बनाते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक चिड़िया का घोंसला दिखाया जाता है जिसके अंदर कोयल ने अपना एक बच्चा रख दिया था। अब चिड़िया उसे अपना बच्चा समझकर खाना खिलाती जाती है और वक्त आगे बढ़ता जाता है जब वो चिड़िया से भी बड़ा हो जाता है और ओवर पावर करके कहीं ना कहीं चिड़िया को ही नुकसान पहुंचा देता है। जिसके बाद इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर जेमा हमें दिखाई जाती है जो कि स्कूल में एक टीचर होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा डांस सिखाती है, उनका ख्याल रखती है और फिर छुट्टी हो जाने के बाद में बाहर आ जाती है कि तभी एक छोटी सी बच्ची पेड़ के पास में खड़े होकर उसी एक चिड़िया के बच्चे को देखने लगती है, जहाँ पर जेमा आकर बताती है कि कोयल हमेशा ऐसा ही करती है, वो खुद का घोंसला नहीं बनाती बल्कि चिड़िया के घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है और जब कोयल का बच्चा बड़ा होता है तो सारा खाना खुद खाने के लिए चिड़िया के बच्चों को ढकेल देता है। जिस पर बच्ची कहती है कि ये तो बुरी बात है, जहाँ पर जेमा बताती है कि बेटा ये लाइफ है और ये लाइफ ऐसे ही चलती है। एंड देन हम उसके बॉयफ्रेंड टॉम को देख पाते हैं। अब ये दोनों उस चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करते हैं एंड देन टॉम जमीन में एक छोटा सा छेद करके चिड़िया के बच्चे को वहीं पर गाड़ कर भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। पेशे से टॉम एक इलेक्ट्रिशियन था, जिसके बाद वो सारे सामान को अपनी गाड़ी में डालकर निकल जाता है। अब इन दोनों को अपने लिए एक घर चाहिए था और इन्हें अखबार में पता चला था कि यॉन्डर नाम की एक सोसाइटी है जहाँ पर खूब सारे विलास अवेलेबल हैं, वो भी बहुत ही कम दामों में। तो ये पहुंच जाते हैं उसके हेडक्वार्टर में या फिर मेन ऑफिस में, जहाँ पर मार्टिन नाम का एक शख्स इनका स्वागत करता है और कहता है कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सबसे सस्ते घर हमारी ही कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको बेहतरीन घर, अच्छी क्वालिटी का एनवायरनमेंट और बहुत ही साफ सड़कें देखने को मिलेगी। तो क्या आप आपके मन पसंदीदा घर को देखने के लिए तैयार हैं? अब टॉम कहता है कि वेल हमारे पास इतने पैसे नहीं है और अभी लोन पर भी कुछ चीजें हम उठा नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मगर जेमा कहती है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। एंड देन मार्टिन आगे आगे अपनी गाड़ी में, वहीं ये दोनों पीछे अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा यॉन्डर प्रॉपर्टीज पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन इन्हें इनका घर दिखाता है। दिखने में घर बहुत ही ज्यादा सुंदर था, जहां पर हर चीज मौजूद थी। इनफैक्ट गेस्ट के लिए फ्रिज के अंदर एक वाइन और कुछ स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी। धीरे धीरे करके वो इस घर का हर एक कमरा इन्हें दिखाता है और बताता है कि यहाँ का बेड भी बहुत शानदार है, सोफा भी बढ़िया क्वालिटी का है। आपको ये घर देखकर कैसा हुआ? क्या आप जल्दी ही अपना कोई मानस बनाएंगे इस घर को खरीदने के लिए? और अब बातों ही बातों में टॉम और जेमा उस घर के गार्डन को देखने के लिए निकल जाते हैं, मगर पीछे से मार्टिन गायब हो जाता है। और जब थोड़ी देर घूमने के बाद में ये दोनों ही मार्टिन को ढूंढने के लिए आते हैं तो देख पाते हैं कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। कुछ देर वो उसका इंतजार भी करते हैं, मगर बहुत देर निकल जाने के बाद में उन्हें यहाँ से निकल जाना ही सही समझ में आता है। देन ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, मगर कुछ देर के बाद उसी हाउस नंबर 9 के आगे इनकी गाड़ी आकर रुक जाती है। तो जेमा सोचती है कि शायद मैंने कोई गलत टर्न ले लिया होगा, चलो मैं वापस से ट्राई करती हूँ। देन अगेन वो गाड़ी चालू करती है। वही सारे घर उसे दिखाई पड़ते हैं जो कि सेम कलर के थे, सेम डिजाइन के थे, रोड भी ऑलमोस्ट सेम ही था। और कुछ ही देर बाद वापस वो इसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर टॉम कहता है कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। एंड देन वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। सुबह से दिन हो जाता है, दिन से शाम हो जाती है और अब तो गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम बार बार घूमकर उसी जगह पर क्यों लौट आते हैं। इन्हें ये सारी बातें थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही थी। और अब जैसा कि गाड़ी इनकी वापस से हाउस नंबर 9 पर आकर रुकी थी, तो ये आज रात उसी घर में बिताने के बारे में सोचते हैं। अब क्योंकि मार्टिन ने इन्हें बताया था कि फ्रिज के अंदर कुछ खाने की चीजें हैं, तो टॉम उन्हें निकाल कर खाने लगता है। मगर स्ट्रॉबेरीज में वैसा टेस्ट नहीं आ रहा था और वाइन भी बिल्कुल बेस्वादी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मानो खाने लायक चीजें तो हैं, मगर सारी की सारी नकली है। एंड देन रात को वहां पर सो जाने के बाद में जब वो अगले दिन उठकर इस घर का, इस मोहल्ले का दौरा करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि छत से देखने पर पूरा आसमान सेम टू सेम दिखाई पड़ता है और जितने भी घर हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम बार बार घूमकर अगर इस जगह पर पहुंच रहे हैं तो क्यों ना हम एक ही दिशा में चलते जाएं। तो ये लोग सुबह सुबह एक कुर्सी को लेकर के दूसरे घर के बैरियर्स को फांदने के लिए आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और सिर्फ एक ही दिशा के अंदर जाने लगते हैं। मगर सुबह से शाम हो जाती है, तब इन्हें दूर लगता है कि किसी घर के अंदर लाइट जल रही है, शायद वहां पर हमें मदद मिल जाएगी। मगर जब ये उस घर के आगे पहुंचते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ये तो अगेन हाउस नंबर 9 के सामने ही पहुंच चुके हैं। इस बात से दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब क्या करें। मगर तभी इन्हें घर के पास एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जिसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान और रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें थी, जैसे कि टूथब्रश, पेस्ट, शेविंग फोम एंड ऑल।
मगर टॉम को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो उसी गत्ते के टुकड़े को जला करके घर में आग लगा देता है। और ये दोनों उस जलते हुए घर को देख पाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये घर ही नहीं रहेगा तो वापस हम लौट कर कहां पर आएंगे। और ऐसा करते करते वो सोचते हुए सो जाते हैं। मगर जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो देख पाते हैं कि उनके सामने अगेन एक बॉक्स पड़ा है। उस बॉक्स को खोलने पर इन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जिसके साथ में एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि अगर फ्री होना चाहते हो तो इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो, देन तुम दोनों यहाँ से निकल पाओगे। और जैसे ये लोग सामने देखते हैं तो एकदम भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि जिस घर को इन्होंने रात को आग से जला दिया था वो अगेन सुबह बिल्कुल तरोताजा नया जैसा हो गया था। और अब देखते ही देखते समय आगे बढ़ने लगता है और ये बच्चा भी करीब 8 साल का हो जाता है। मगर ये अपने माँ बाप को ही मिडिल फिंगर दिखाता है और इन्हीं की एक्टिंग करने लगता है कि जेमा मुझे परेशान मत करो, हम एक दिन यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर जेमा कहती रहती थी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हमें इसे बड़ा करना ही पड़ेगा। ये एक नंबर का नच्चड़ा और बदमाश लड़का है, न जाने कब मानेगा। और यही सारी एक्टिंग वो इन्हें कर करके दिखा रहा था। एंड देन जेमा यहाँ पर देखती है कि आज 98th डे है, यानी कि 98 दिन हो चुके थे और ये बच्चा नॉर्मल टाइम लिमिट से कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़ा हो रहा था। मतलब कि 3 महीनों में ही ये करीब 8 साल का हो चुका था। इसी के साथ इस बच्चे की एक खराब आदत भी थी, जब भी ब्रेकफास्ट के लिए इसे बिठा दिया जाता है और जब तक खाना इसके सामने लाया नहीं जाता तब तक ये करके चिल्लाता ही रहता है। और यही कुछ रील्स मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखी थी, तो सोचा कि इस मूवी को आपके सामने जरूर लाना चाहिए। वहीं हम घर के बाहर पड़े उस बॉक्स को भी देख पाते हैं जो कि रोज आ जाता है इनके घर के सामने, जो कि न जाने कौन रख कर जाता था। तो इस बार ये दोनों डिसाइड कर देते हैं कि ये इस बॉक्स को अंदर लेंगे ही नहीं और दिन भर इंतजार करेंगे कि आखिर कचरे को ले जाने कौन आता है और नया बॉक्स रखने के लिए कौन आता है। मगर दिन भर इंतजार करने के बावजूद भी वहां पर कोई नहीं आता, तो जेमा घर के अंदर चली जाती है। वहीं टॉम बाहर बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है और गलती से जब वो अपनी सिगरेट को ग्रास पर फेंक देता है तो वहां की घास जल जाती है और नीचे मिट्टी उसे दिखाई पड़ती है। तो वो मिट्टी को खोदने लगता है, मगर ये मिट्टी काफी अजीब थी क्योंकि इसके अंदर रबड़ निकल रहा था, जिस पर टॉम को लगता है कि अगर इस मिट्टी को खोद कर हम नीचे जमीन के रास्ते से आगे निकल जाए तो शायद कभी वापस से हाउस नंबर 9 पर नहीं आएंगे। मगर जेमा इस बात पर अग्री नहीं होती है और कहती है कि अगर तुम्हें खुदाई करनी ही है तो तुम करते रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें इस बच्चे को बड़ा करना ही होगा और जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक ऐसे ही हमारा खून पीता रहेगा। एंड देन इनकी वही रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सुबह उठो, नहाओ धो, ब्रश करो, फिर इस बच्चे को नाश्ता दो जो कि नाश्ता खाते वक्त चिल्लाता रहता है, फिर उन लोगों की एक्टिंग करता है। जेमा उसे अलग अलग बातें समझाती रहती है। वहीं टॉम उस खुदाई पर लगा होता है, कैसे भी करके बड़ा खड्डा खोद कर वहां से निकल जाए। इस छोटे लड़के का इन दोनों ने ही कोई नाम नहीं रखा था और वो इन्हें मम्मी पापा कहकर बुलाया करता था, मगर ये दोनों उसे मना कर देते हैं कि ना तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ना ही टॉम तुम्हारा डैड है। देन ये बच्चा टीवी के सामने जाकर बैठ जाता है और कुछ अनोखी आकृतियों को देखने लगता है। उसकी माँ उसे मना भी करती है मगर वो नहीं मानता, तो तंग आकर ये दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। खैर गाड़ी का पेट्रोल तो खत्म हो चुका था मगर बैटरी अभी तक चल रही थी 3 महीनों के बाद भी। तो यहाँ पर ये लोग उस गाड़ी में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, गाना बजाते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। मगर तभी वो बच्चा भी आ जाता है और उन्हीं के साथ उनके जैसा डांस करके दिखाने लगता है। मगर गलती से टॉम उससे टकरा जाता है, बच्चा नीचे गिर जाता है, मगर नीचे गिरने के बाद भी रोता नहीं है, हंसता ही रहता है। देन जेमा उसे उठा करके अंदर ले जाती है और उसे सुला देती है, फिर सोचने लगती है कि आखिर हम इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। उसी वक्त वहां पर टॉम भी आ जाता है और कहता है कि मैं तो इनसे परेशान हो चुका हूँ, न जाने हमारा ये बुरा वक्त कब गुजरेगा। इन दोनों के ही बीच में प्यार होता है, ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहीं दूर खड़ा छोटा बच्चा इन्हें देख रहा होता है। अब नेक्स्ट डे अगेन इनका वही रूटीन, उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, उस कमीने बच्चे को खाना खिलाना और फिर टॉम निकल पड़ता है खुदाई के लिए। अब ऐसा करते करते बहुत दिन बीत चुके होते हैं। खुदाई करके उसने गड्ढा भी बहुत बड़ा कर लिया होता है। वहीं ये छोटा बच्चा हर वक्त टीवी पर एक ही चीज देखता रहता था और ब्रेकफास्ट के टाइम जब इसे खाना नहीं मिलता तो ये जोर जोर से चिल्लाया करता था। तो एक दिन टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर उस छोटे बच्चे को कार के अंदर बंद करके लॉक लगा देता है, जहाँ पर जेमा कहती है कि ऐसा करने पर तो ये बच्चा मर जाएगा, फिर तो हम जिंदगी भर यहीं पर अटके रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसे हमें खोलना ही होगा। और अब लड़ झगड़ कर जेमा जाकर कार का दरवाजा खोल देती है और इस बच्चे की जान बचा लेती है। और टॉम निराशा के बाद फिर से उसी गड्ढे को खोदना शुरू करता है। इसने अभी तक इस गड्ढे को खोद खोद कर बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था, मानो 1 मंजिला खड्डा खोद दिया था। और हमेशा की तरह इनके पास जो रोज सुबह खाना आया करता था वो बिल्कुल बेस्वादा होता था, जिसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता था। तो एक दिन यहाँ पर जेमा
जेमा उस बच्चे के साथ लेटी होती है और आसमानों की तरफ बादल पर इशारा करती है और पूछती है कि तुम्हें ये बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं, जिस पर बच्चा कहता है कि गोल है, घुमावदार है। जेमा बताती है कि बस ऐसे ही तो हैं ये सारे के सारे, बिल्कुल एक जैसे घूरते हैं, ऐसा लगता है मानो हमें नीचा दिखा रहे हों। मगर एक दिन उसे इस छोटे बच्चे के पास में एक अलग ही किताब दिखाई पड़ती है। जब वो इस किताब को खोलकर देखती है तो उसमें एक अलग ही एलियन स्पीशीज वाली भाषा लिखी हुई थी। पन्नों को आगे बढ़ाने पर उसे कुछ इंसानी चित्र दिखाई पड़ते हैं, इसी के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं वो भी दिखाई पड़ता है। और एक और चित्र बना हुआ था जिसके अंदर गले में मानो 2 बड़े बड़े गुब्बारे फंसा दिए हों। तो वो आकर उस बच्चे को पूछती है कि आखिरी किताब तुम्हें किसने दी, जिस पर ही बच्चा कहता है कि कॉन्फिडेंशियल है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जेमा समझ चुकी थी कि ये बच्चा हरामी है और इसको इसी की भाषा में ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो वो हमेशा से ही बच्चों को सामने वाले की नकल कैसे उतारी जाए बहाने बनाया करती थी। तो वो आकर उस छोटे बच्चे को कहती है कि चलो अपन एक गेम खेलते हैं, पहले तुम मेरी एक्टिंग करो। जहाँ पर बच्चा कहता है कि टॉम तुम कब सुधरोगे, स्मोकिंग कब छोड़ोगे। देन जेमा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब टॉम की एक्टिंग करो। तो कहता है कि जेमा मैं इस बच्चे से परेशान हो चुका हूँ, ये मेरा सर खाता रहता है, न जाने कब बड़ा होगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। और अब बातों ही बातों में जेमा कहती है कि अच्छा ठीक है, अब उस शख्स की एक्टिंग करो जिसने तुम्हें किताब दी। तो ये लड़का अपने गले को बहुत ही जोरदार फुलाने लगता है और ऊंची आवाज में गंदे तरीके से बात करने लगता है। आंखें मानो भूत के जैसी हो चुकी थी। जेमा ये सारी चीजें देखकर डर चुकी थी और डर के मारे वहां से निकल जाती है। एंड देन कई महीनों के बाद में सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब ये छोटा बच्चा एक पूरा बड़ा आदमी हो चुका होता है, मतलब इन दोनों से ही ज्यादा ताकतवर और ज्यादा होशियार। इसी के साथ हम जेमा और टॉम की हालत भी देख पाते हैं जो कि दिन ब दिन शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार होते जा रहे थे। शारीरिक तौर पर इसीलिए क्योंकि बेसुआदा खाना खा रहे थे और मानसिक तौर पर इसीलिए क्योंकि बच्चा इन्हें हर वक्त परेशान ही करता रहता था और कई बार तो मारपीट भी करता था। ये सीन हम वॉशरूम में देख पाते हैं जब टॉम नहाने गया हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही इस लड़के से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ये लड़का हर रोज अपनी किताब उठा करके न जाने कहीं निकल जाया करता था। तो एक दिन जेमा उसका पीछा करती है और अब क्योंकि इस बच्चे को यहाँ की सारी गलियां, यहाँ के सारे रोड, हर घर के बारे में मालूम होता है, तो वह न जाने कितने सारे घर क्रॉस करके आगे आगे चलता जाता है। मगर जेमा जैसी अगली गली में जाती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता और वो थक हार कर वापस से अपने हाउस नंबर 9 पर लौट आती है। खैर अब काफी महीने बीत चुके थे और टॉम ने भी बहुत ज्यादा खुदाई कर ली थी, मगर इतना नीचे आने के बाद में वो पूरा थक कर चूर हो गया था। लेकिन तभी उसे जमीन में किसी की बॉडी दिखाई पड़ती है। तो वो ऊपर आता है और जेमा को बताता है कि नीचे किसी की लाश है और इतना ज्यादा बीमार हो जाने के बाद में उसे पानी की प्यास लगने लगती है। तो वो जेमा से पानी की डिमांड करता है, मगर जब जेमा घर के अंदर जाने लगती है तो उस लड़के ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। बहुत बार गेट ठोकने पर भी वो गेट नहीं खोलता और ऐसा करते करते कुछ घंटे निकल जाते हैं और अब तो टॉम की डेथ हो चुकी होती है, जिस पर जेमा बहुत ज्यादा रोती है। तभी वो लड़का आकर एक प्लास्टिक बैग उसे दे डालता है और कहता है कि टॉम को इसी गड्ढे में दफना दो। और अब अनफॉर्चुनेटली नहीं चाहते हुए भी जेमा को ऐसा करना पड़ता है। पहले तो वो कार में बैठकर बहुत ज्यादा सोचने लगती है कि क्या करना चाहिए। क्या जिस दिन इस बच्चे को मार देने का आइडिया टॉम ने सोचा था उसे वैसा करने देना चाहिए था या नहीं। और फिर वो हाथ में फावड़ा लेकर के उसी के सर पर जोरदार का वार करती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी ये लड़का इधर उधर जानवरों की तरह भागता हुआ जमीन को चादर की तरह उठाकर उसके अंदर भाग जाता है। तो जेमा भी फावड़ा लगाकर उस चादर को रोक कर उसके अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वो देख पाती है कि इस रियलिटी के अंदर सिर्फ मेरा ही घर नहीं, ऐसे और कई सारे घर है जो कि साइमल्टेनियसली पैरेलल टाइम में चल रहे हैं। जहाँ पर रेड वाले रूम में एक औरत रो रही होती है, ग्रीन वाले के अंदर कोई आदमी अपना सर पटक रहा होता है, पर्पल वाले के अंदर एक आदमी टब में अपनी जान दे देता है और एट द एंड खुद ही के हाउस नंबर 9 में गिर पड़ती है। और अब तो इतनी ज्यादा बीमार हो जाने के बाद में उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये लड़का उस घर के अंदर इन दोनों के होने के सारे सबूत मिटा डालता है और फिर जेमा को भी एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसी गड्ढे के अंदर गिरा देता है और फिर उस गड्ढे को भर देता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि घास ऑटोमेटिकली उग चुकी है, जिसके बाद वो उन्हीं की गाड़ी लेकर उस यॉन्डर प्रॉपर्टीज से निकलकर शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम मार्टिन को देख पाते हैं। मार्टिन इस वक्त काफी बूढ़ा हो चुका था, जिसके बाद ये लड़का उसी का ही नेम प्लेट अपने ऊपर लगाकर उसे एक प्लास्टिक बैग में फोल्ड करके एक ड्रॉर में रख देता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि 7-8 ड्रॉर्स पहले से ही मौजूद हैं और अब वो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए बैठ चुका होता है कि तभी एक और नया कपल आता है और अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहीं पर ये मूवी होती है एंड।
अब मैं बात करता हूँ इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जिस तरीके से बच्चा अनयूजुअल बातें किया करता था, कॉपी किया करता था, इनकी अलग अलग आवाज़ें निकाला करता था, तो वैसा ही कुछ बिहेवियर मार्टिन का भी था। जब ये लोग इसके पास में घर देखने के लिए आए थे तो वो भी उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहा था, कुछ बेकार के बेतुके जवाब इन्हें दे रहा था। और दूसरी बात, ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये थे एलियंस, जिन्होंने धरती पर आकर इंसानों को एनालाइज करने के लिए अपने कुछ टेस्ट परफॉर्म करने थे। इसी वजह से उन्होंने यॉन्डर सोसाइटी को क्रिएट किया, जहां पर ये खुद के एलियन बच्चे को इन्हीं इंसानों से पलवा कर बड़ा करते थे, उनके रहन सहन, बात करने के तरीके को जज किया करते थे ताकि इंसानों पर रिसर्च जारी रख सके। और इसी से ही रिलेटेड हमें एक स्टोरी इस मूवी की शुरुआत में ही दिखा दी गई थी कि कैसे कोयल, जो कि चिड़िया से बड़ी होती है, वो खुद का घोंसला कभी नहीं बनाती, सिर्फ अपने अंडों को उसके घोंसले में रख देती है, और जब उसका बच्चा बड़ा होता है तो खाना खिलाने वाली माँ को ही जान से मार डालता है। तो इस मूवी में भी सेम ही दिखाया गया कि कैसे एलियंस ने अपने बच्चे को पहले बड़ा करवाया और जब ये बड़ा हो गया तो उसने अपने ही माँ बाप को मार डाला। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो या एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आई है देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। ऐसे ही बेहतरीन मूवीज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। नेक्स्ट मूवी एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ नए कॉन्सेप्ट पर मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।